हेलो गाइज, आज अब हम लोग सेफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीटा लैक्टम का ही हम लोग क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं, बीटा लैक्टम का ही। तो बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में। और सेकेंड ऑफ सेफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बीटा लैक्टम वाले कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो जिस तरह से पेनिसिलिन का फंक्शन था, ठीक है, उससे ये सिमिलर है, थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसकी डायनेमिक्स जो है थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम है पेनिसिलिन की तरह। तो ये भी बीटा लैक्टम रिंग बनाता है। ठीक है, जिस तरह से पेनिसिलिन था बीटा लैक्टम रिंग बनाता था, ठीक उसी तरह ये भी एक बीटा लैक्टम रिंग बनाता है, इसीलिए बीटा लैक्टम वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये जिस तरह से पेनिसिलिन था वो नेचुरल था, ठीक है, लेकिन ये सेमी सिंथेटिक है, ये सेमी सिंथेटिक है। और इस डेराइव्ड, जो कि डेराइव होता है सेफेलोस्पोरिन सी से, और ये सेफेलोस्पोरिन सी से ही, मतलब ये नेचुरल है, सेफेलोस्पोरिन सी जो है नेचुरल है, और इसी से कुछ मतलब इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके सेमी सिंथेटिक तरीके से, कुछ सिंथेटिक तरीके से इसको सेफेलोस्पोरिन को बनाया जाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है सेफेलोस्पोरिन सी? सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम, ठीक है, एक्रेमोनियम। तो इस ऑर्गेनिज्म से, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होता है सेफेलोस्पोरिन सी, और सेफेलोस्पोरिन सी को स्लाइटली मॉडिफाई करके उसको फिर सेफेलोस्पोरिन को बनाया जाता है, जिस वजह से उसे हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल है, उससे फिर डिराइव करके सेमी सिंथेटिक बनाया जाता है। लाइक पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन की तरह ही इट इज़ ऑल्सो इंटरफेयर द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल, ये ठीक पेनिसिलिन की तरह ही ये बैक्टीरियल सेल वाल को भी इंटरफेयर करता है। जिस तरह से पेनिसिलिन था कि उस बैक्टीरिया का जो सेल वाल था उसको सिंथेसिस में इंटरफेयर करता था, पेप्टाइडोग्लाइकेन को नहीं बनने देता था। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, उसको ये सिंथेसाइज नहीं होने देता था। ठीक है, उसको बनने ही नहीं देता था। यहाँ पे जो एक ट्रांसफेरेज करके, पेप्टाइडो ट्रांसफेरेज करके एंजाइम चाहिए होता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम चाहिए होता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम, पेप्टाइडो ट्रांसफेरेज एंजाइम, पेप्टाइडो ट्रांसफेरेज एंजाइम, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो पेनिसिलिन क्या करता था, उस एंजाइम को ही बाइंड कर देता था, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन का यहाँ लिंकेज नहीं बन पाता था। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का यहाँ लिंकेज नहीं बन पाएगा, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता था तो सेल के अंदर फ्लूइड इंटर करने लगता था, और जब सेल के अंदर फ्लूइड इंटर करने लगता था तो सेल का साइज हो जाता था, वो बड़ा हो जाता था, और सेल का लाइसिस हो जाता था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पेनिसिलिन की तरह ही ये भी काम करता है, ये भी इंटरफेयर कर देता है उसके सिंथेसिस में, सेल वॉल के सिंथेसिस में, और जिसकी वजह से बैक्टीरियोसाइडल हो जाता है, यानी बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, बट कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के स्ट्रक्चर में समथिंग डिफरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी पे थोड़ी सी डिफरेंस तरीके से काम करता है। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे सेफेलोस्पोरिन सी है, ठीक है, जो कि नेचुरल तरीके से बनाए जाते थे, जो हमने पहले देखा, तो ठीक उसी सेफेलोस्पोरिन सी के कंपाउंड जो है उसमें स्लाइटली डिफरेंस कर करके नए नए ड्रग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब उसको हम ड्रग्स बनाते हैं, नए नए ड्रग्स बनाते हैं, तो उसको हम जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला जो बना होगा ड्रग्स उसको हम जनरेशन फर्स्ट कहेंगे, सेकंड जो ड्रग्स बना होगा जनरेशन सेकंड कहेंगे, उस तरह से हम उसको अलग अलग जनरेशन के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वो कोई नया जनरेशन आता है उसकी स्पेक्ट्रम और ब्रॉड होते जाती है, क्योंकि और उस पर एक्सपेरिमेंट होते जाता है, वो और ब्रॉड कैटेगरी का बनते जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म एंड इफेक्ट इसकी देखनी है, मतलब एक्शन और इफेक्ट सेफेलोस्पोरिन का एक्शन, ये किस तरह से हमारे बॉडी पे एक्ट करता है। तो इसकी नहीं, सॉरी, हमारे बॉडी पे नहीं, ये किस तरह से एक्ट करता है बैक्टीरियल सेल पे। ठीक है, बैक्टीरियल सेल कैसे एक्ट करता है, इसका क्या एक्शन है। तो मैकेनिज्म एकदम आइडेंटिकल है पेनिसिलिन की तरह। पेनिसिलिन के काम मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन को ही क्रॉस लिंकेज नहीं बनाने देता है, जिसकी वजह से उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल जो होता है लाइसिस कर जाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड इंटर कर जाता है, सेल स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है सिंथेसिस और पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को ही डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये भी ठीक उसी तरह पेनिसिलिन की तरह उस एंजाइम पे एक्ट करता है, पेप्टाइडो ट्रांसफेरेज जो एंजाइम था उसी पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है सेल वॉल का, और सेल लाइसिस कर जाता है। ठीक है,
अब इसका हम देखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी जो है, ठीक है, हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बता रखा है कि फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, आप लोग वो पूरी सीरीज है उसमें देख लीजिएगा। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी उस ड्रग्स पे क्या एक्शन कर रही है। हमारी बॉडी अब क्या करेगी, हमने कुछ कोई भी ड्रग्स लिया तो उसे ऑब्जॉर्व करेगी, एसिमुलेट करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो वो किस तरह से एक्ट करती है। तो हमारा बॉडी जब हम सेफेलोस्पोरिन लेते हैं तो वो ऑब्जॉर्व नहीं करती है, बहुत ही पुअरली ऑब्जॉर्व होती है जब हम ओरली लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, पेरेंटली दिया जाता है, पेरेंटली IV वगैरह से दिया जाता है, IV दिया जा सकता है, IM दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें तरीके से इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। लेकिन इसे ओरली नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये GI ट्रैक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसका एक कंपैरिजन है सेफेलोस्पोरिन का, जनरेशन का जो हम बता रहे थे उसमें एक कंपैरिजन है कि ये जो मतलब जिसका इसका फर्स्ट जनरेशन जो बना था, इसका फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का जो ये ड्रग्स बना है, तो वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव एक्ट करता था, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसका जनरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जनरेशन आ रहा है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वो धीरे धीरे अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे भी एक्ट कर रहा है। और हम लोगों ने पहले देखा था कि पेनिसिलिन एक ऐसा मेडिसिन है, मतलब ड्रग है, जो कि मोस्टली ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करता था। उसका रीज़न तो था कि उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर बहुत ज़्यादा होता था, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती थी, और इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से अगर ये वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाता था तो इजीली फ्लूइड जो होता था वो एंटर कर जाता था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह सेफेलोस्प्रिन भी काम करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम था। तो ठीक उसी तरह सेफेलोस्प्रिन जो इसका पहला जनरेशन था, फर्स्ट सेकंड जनरेशन, वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करता था, ठीक पेनिसिलिन की तरह। लेकिन जैसे जैसे इसका जनरेशन बढ़ता गया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इसमें मॉडिफिकेशन होने लगा इसके स्ट्रक्चर में, नए नए ड्रग्स आने लगे। तो जब नए नए ड्रग्स आने लगे तो धीरे धीरे वो ग्राम निगेटिव पे भी एक्ट करना शुरू कर दिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे भी, ठीक है। तो उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होते गया, मतलब जैसे जैसे जनरेशन आता गया उस ड्रग्स का स्पेक्ट्रम ब्रॉड होते गया, ठीक है। अब हम इसका यूजेस देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो कि यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और ये सब इन्फेक्शन कॉज करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम थर्ड जनरेशन वाला एजेंट लेते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन में देखिए क्या कौन सा मेडिसिन था, ठीक है, सेफाइजिमिन था, सेफोटैक्सिमिन था, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हम लेते हैं थर्ड जनरेशन, क्योंकि अब ये जो था थर्ड जनरेशन, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कवर करने लगा था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एक्ट करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस हो रखा है, कोई सर्जरी वगैरह हो रखा है, तो उसमें हम फिफ्थ जनरेशन का एक मेडिसिन है, ड्रग्स है, उसको हम लेते हैं। ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। और ये क्यों सर्जिकल टाइम में लेते हैं, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में, क्योंकि इसका लॉन्गर लाइफ जो रहता है, मतलब सॉरी, इसका हाफ लाइफ जो रहता है वो बहुत ही लॉन्गर रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी ये बहुत देर तक प्लाज्मा में रहेगा। इसकी हाफ लाइफ, जिसकी भी हाफ लाइफ अगर लॉन्ग रहती है तो वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह ये इसकी भी हाफ लाइफ लॉन्गर है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक ये प्लाज्मा में रहेगी, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेट करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मेनिंजाइटिस में थर्ड जनरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। टाइफॉइड हो गया, सिप्रोफ्लैक्सिन यूज करते हैं, ठीक है, ये भी एक सेफेलोस्पोरिन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें थर्ड जनरेशन का यूज करते हैं सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब इसका कंट्रा इंडिकेशन है, हम कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको हम मतलब नहीं दे सकते हैं सेफेलोस्पोरिन। अगर जिनका हाइपर सेंसिटिविटी यानी से रिएक्शन होने लगता है सेफेलोस्पोरिन लेने से उनका बॉडी में, तो हम उन्हें नहीं देंगे। अगर 1 महीने से कम का बच्चा है तो भी हम उसको फर्स्ट और थर्ड जनरेशन वाला नहीं देंगे। ध्यान रखना, जो फर्स्ट और थर्ड जनरेशन में जो मेडिसिन था उस ड्रग्स को हम नहीं देंगे, फर्स्ट जनरेशन वाले और थर्ड जनरेशन वाले 1 महीने से कम वाले बच्चे को, ठीक है। ठीक, और देखते हैं सेकेंड जनरेशन वाला मेडिसिन हम सेफेलोस्पोरिन नहीं देंगे, कंट्रा इंडिकेटेड उनके लिए जिनको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो मेडिसिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने मेडिसिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वगैरह में लिखा है, और फिर वहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 1 महीने से कम का बच्चा है तो उसको फर्स्ट और थर्ड जनरेशन वाला मेडिसिन नहीं देंगे। अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं, चक्कर वगैरह आ रहा है, कंटिन्यूसली सीजर्स आ रहे हैं एक रिपीटेशन में, तो फिर हम सेकेंड जनरेशन वाला मेडिसिन उसको नहीं देंगे,
ठीक है। प्रिकॉशन किनके मतलब देते वक्त क्या हमें प्रिकॉशन कौन कौन से लोगों में प्रिकॉशन देखना होता है, प्रिकॉशन लेना होता है। अगर कोई प्रेगनेंसी लेडी है और उसको हम प्रेग्नेंट लेडी है और उसको हम दे रहे हैं सेफेलोस्पोरिन, तो मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ठीक है। लैक्टेशन पे कोई अगर मदर है उसे भी, रीनल डिजीज है उस पर भी, क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, ठीक है। ये जो सेफेलोस्पोरिन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब हो गया कि ये हमारे किडनी में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। किडनी में एक्यूमुलेट होने लगता है तो उसकी किडनी के फंक्शन को डिक्रीज करने लगता है, किडनी फंक्शन को डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज करने लगता है? क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है सेफेलोस्पोरिन का, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे भी नहीं देंगे, क्योंकि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सेम रहता है, ठीक है। कोई बच्चा चिल्ड्रेन है तो उसमें भी देने से पहले बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेगनेंसी लेडी पहला, लैक्टेशन पे अगर कोई मदर वो जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा पेनिसिलिन से, वो जिसको रीनल डिजीज हो, रीनल इन्फेक्शन हो, रीनल फेलुअर हो, उसे नहीं देंगे, और चिल्ड्रेन को नहीं देंगे, 5 लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट अगर सेफेलोस्पोरिन कोई ले रहा है तो हो सकता है कि उसको स्किन रैशेज वगैरह हो सकती है, फीवर हो सकती है, सीरम सिकनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, डायरिया हो सकता है उसे। क्यों डायरिया होगा? डायरिया होने के पीछे भी एक रीजन, क्योंकि सेफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है। जब हम एंटीबायोटिक को लेते हैं तो वो क्या करता है कि जो इंटेस्टाइनल नॉर्मल फ्लोरा जो है, नॉर्मल फ्लोरा कौन सा? इकोलाई, ठीक है। इकोलाई जो बैक्टीरिया हमारे नॉर्मली इंटेस्टाइन में रहते हैं फॉर अच्छे के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं? इकोलाई ये सब करते हैं विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है, इन सब का सेक्रेशन करते हैं, इन सब का सिंथेसिस करते हैं इकोलाई, ठीक है। विटामिन B1, B2, B12, ठीक है, ये सब का सिंथेसिस करते हैं। और ये जो विटामिन B1, B12 ये क्या करता है कि हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो जब ये इकोलाई ही खत्म हो जाए, एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिसकी वजह से इकोलाई नॉर्मल फ्लोरा इकोलाई बैक्टीरिया ही मर जाए, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ न रहे इकोलाई बैक्टीरिया, तो ये विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इस विटामिन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया ही करता है, वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया वही सिंथेसिस करता है इस विटामिन का। और जब इस विटामिन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर वो फ्लूइड स्टूल के रूप में निकलेगा, जो कि डायरिया कॉज करता है, ठीक है। माइल्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देता है। अभी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे ये क्या कर देता है कि एक्यूमुलेशन होने लगता है सेफेलोस्पोरिन का किडनी में, जिसकी वजह से उसका फंक्शन जो होता है किडनी का फंक्शन वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। WBC काउंट को भी ये क्या करता है? लो कर देता है। पेन होने लगता है इंजेक्शन साइड पे, क्योंकि हम इंजेक्शन के थ्रू ही लेते हैं, इससे पेन भी होने लगता है। सीजर्स वगैरह भी आने लगते हैं, और इसमें कंट्रा इंडिकेशन है कि अगर सीजर्स वगैरह आए किसी पेशेंट को तो हमें नहीं देना है, ठीक है। अब नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, मतलब अब नर्सेज क्या ध्यान रखें, हम लोग जैसे नर्सिंग स्टूडेंट है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ड्रग देने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसका पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करनी चाहिए पेनिसिलिन का या फिर अदर सेफेलोस्पोरिन का, ठीक है। और उससे पहले अगर उसके कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट भी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है तो उसका हमको कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करनी चाहिए लैब में, ठीक है। अब उसको देने से पहले अगर ड्रग्स हम दे रहे हैं, ऑनगोइंग थेरेपी पे है, मतलब ड्रग्स हम कंटिन्यूअस किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो मॉनिटर एनाफिलेटिक रिएक्शन, जैसे एनाफिलेटिक रिएक्शन में आती है कि जो भी हमारे बॉडी रैशेज, ईचिंग, प्रोस्टाइटिस का मतलब होता है कि ईचिंग वगैरह होना, चिल्स, ठंड लगना, फीवर, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा, मॉनिटर करना होगा। और इस तरह की कंडीशन अगर होती है जिस पेशेंट को सेफेलोस्पोरिन दी जाती है तो हमें अर्जेंटली इमीडिएटली इन्फॉर्म करनी चाहिए फिजिशियन को, ठीक है। मॉनिटर, हमें ब्लीडिंग को मॉनिटर करना चाहिए। ये जो वर्ड है इकाइमोसिस, ठीक है, इकाइमोसिस का मतलब होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से स्किन का डिस्कलरेशन होना, स्किन का डिस्कलरेशन
डिस्कलरेशन, ठीक है, स्किन का डिस्कलरेशन होना, इसको हम लोग बोलते हैं इकाइमोसिस, ठीक है। इकाइमोसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हुआ और उसकी वजह से स्किन पे डिस्कलरेशन होने लगा, मतलब कोई कलर डिफरेंस आने लगा स्किन में, ठीक है। हीमोटोमा वगैरह हो जाता है ना, कि अगर हम पेशेंट को कैनुला वगैरह लगाते हैं वहाँ पे ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है, हीमोटोमा, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो बाहर ब्लीडिंग नहीं होती, अंदर में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और वहाँ पे कलर चेंज हो जाती है, ठीक है। हीमेटोरिया मतलब यूरिन में ब्लड आना, ब्लड इन स्टूल में ब्लड वगैरह आना, ठीक है। डायसेंट्री जिसे बोलते हैं स्टूल में अगर ब्लड है तो। मॉनिटर रीनल फंक्शन, हमें रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना, रीनल फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या देखना होगा, आईओ चार्ट, इनपुट और आउटपुट चार्ट हमें इसका देखते रहना होगा, मॉनिटर करना होगा। क्यों करना हो, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कर देता है। मॉनिटर इंटेक्ट आउटपुट और बाउल पैटर्न, ठीक है, इसमें डायरिया वगैरह भी होता है, बाउल पैटर्न को भी ध्यान रखना होगा, इंटेक और आउटपुट चार्ट को भी देखना होगा। लॉन्ग टर्म थेरेपी पर, कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म थेरेपी पे है तो ब्लड स्टडी उसका करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक सेफेलोस्पोरिन ले रहा है जो कोई पेशेंट, तो उसका हमको सीबीसी काउंट वगैरह देखना होगा, लीवर टेस्ट करना होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि किडनी को भी इफेक्ट करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। हीमोक्राइट्स मतलब कि हमें WBC RBC का हीमोग्लोबिन वगैरह का भी काउंट देखना होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये इंजाइम है, इसका भी देखना होगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट वगैरह करानी पड़ेगी, ठीक है। जितना भी ब्लड स्टडीज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ ए पेशेंट डायबिटिक, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज है तो उसका ब्लड शुगर हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा एक लिमिट समय पे, ठीक है। वाच साइन ऑफ इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट में लंबे समय से अगर सेफेलोस्पोरिन ले रहा है तो अगर उसमें जैसे भी कभी भी अगर उसमें इन्फेक्शन की चांसेज आती है, ठीक है, जैसे ईचिंग होता है, फीवर होता है, अगर उसको मेलाइसिस होता है, थकान वगैरह लगता है, रैसेज होता है, डायरिया होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, तो हमें इन सब चीज़ों के साइन को ध्यान में रखना होगा, पेशेंट को एजुकेट भी करना होगा। वोमेन विथ हिस्ट्री ऑफ वेजिनाइटिस, और किसी औरत को, किसी फीमेल को वेजाइना में इन्फेक्शन की है, ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी फंगल भी देंगे, ठीक है। अगर उस मान लेते हैं कि सेफेलोस्पोरिन हम उसको चला रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक चला रहे हैं और उसका वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसी टाइम साइमल्टेनियसली एंटी फंगल्स भी देंगे, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग भी देंगे। ड्यूरिंग एडमिनिस्टर पेनिसिलिन डाइल्यूशन गाइडलाइन, हमें डाइल्यूशन गाइडलाइन का प्रॉपर ध्यान देना होता है। कोई भी हम मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो उसका डाइल्यूशन गाइडलाइन क्या है, कितने ml ऑफ सैलाइन या फिर डाइल्यूट वाटर में हमें उसे डाइल्यूट करना है, ठीक है, कितना हमें NS में उसे डाइल्यूट करना है, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए बटर मिल्क और योगर्ट खा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मतलब मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हम दही वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन का फ्लोरा है, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो और मिनिमाइज करेगा डायरिया, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी तो डायरिया नहीं होगा। एवॉइड अल्कोहल, अगर जब हम थेरेपी ले रहे हैं, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उस दौरान हमें अल्कोहल नहीं लेना होगा, क्योंकि अल्कोहल रिएक्शन कर सकता है हमारे बॉडी में उस मेडिसिन के साथ। टेक मेडिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, और हम एजुकेट करेंगे कि अगर आपको डॉक्टर ने एक लिमिट समय के लिए प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन, तो आप प्रॉपर उस मेडिकेशन को कंप्लीट करें, उसको पहले बीच में न छोड़ें, ठीक है, उसको पहले न छोड़ें, उसको एक कंप्लीट ड्यूरेशन तक लें, ठीक है। अगर किसी भी तरह का साइन और सिम्टम्स आता है तो उसे रिपोर्ट करें, ठीक है। तो सेफेलोस्पोरिन के बारे में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर या फिर ये जो भी नोट्स है अगर अच्छी लगी हो, आपके काम के लायक हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।